Welcome dear students. Today we are going to discuss perpendicular and parallel axis theorem. After covering this topic, you will be able to describe the moment of inertia. You will be able to recall the different methods to determine moment of inertia. You will be able to describe the perpendicular axis theorem. And finally, you will be able to describe the parallel axis theorem. देखिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चंस के टाइप में आपके पास अधिकतर जो टाइप रहता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है या कंप्लीटली डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं कि आपको किसी एक थ्योरम को स्टेट करने आ जाए या डेफिनेशंस के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर बात करते हैं इस टॉपिक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, तो जनरली देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोग जब आगे अपने अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक कोई भी किसी भी एक डिफरेंट शेप का एक सेक्शन गिवन है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, एक चैनल सेक्शन भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सेक्शन, तो उसके सेक्शन को एक गिवन एक्सिस ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे जब मुझे उसका इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा तो हम इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं, तो उसका मेथड्स को डिटरमाइन करना, मतलब उनके मेथड्स को समझना जरूरी है, प्रोसेस को हम कैसे फॉलो करेंगे वो सब हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा ये टॉपिक अगर हमें समझ में आया तो ही हम अगले दोनों टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले आपको इस टॉपिक को कवर करना और इस टॉपिक को क्लियर करना, हर डाउट्स को क्लियर करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो आइए अब स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले एक बार हम डिस्कशन करते हैं, एक छोटा सा आइडिया लेते हैं मोमेंट के बारे में। देखिए मोमेंट को हम हमेशा पढ़ते आए हैं, हमने पहले फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम जनरली इसे, अब भी नॉर्मली हम लोग आगे अपने पूरे के पूरे जितने भी अपना इंजीनियरिंग होगा लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर हम मोमेंट नाम की एक टर्म को बार बार पढ़ते हैं। मोमेंट एक्चुअली होता क्या है? मोमेंट इज लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड को जब आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनाएगा मोमेंट। तो लेट अस सपोज लोड है आपके पास P और कोई एक बॉडी दे रखी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेट अस सपोज x, राइट। तो आपने क्या किया, इस लोड को इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके अपने मोमेंट की फॉर्मेशन ली, राइट। अब ये तो आ गया मेरे पास मोमेंट। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बोलता है कि जब मोमेंट का जो हमारे पास ये वाला पार्ट आया, इस मोमेंट का दोबारा से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब दोबारा से इसको अगर मोमेंट लेते हैं, जो भी हमारे पास लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट का px का दोबारा से एक और मोमेंट कंसीडर किया, तो वो क्या हो गया? सेकेंड मोमेंट। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ लोड इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको क्या लिखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दी अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट फॉर्म में हम MOI भी लिखते हैं। यहां पे मुझे लिखना हो इट इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ ए लोड। एक लोड के सेकेंड मोमेंट को हम लोग नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा आप सेकंड मोमेंट की अगर बात करें तो पहला मोमेंट था अपने पास, हमने लोड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फर्स्ट मोमेंट आया P इंटू एक्स। सिमिलरली अब सेकंड मोमेंट के लिए आपको इसको दोबारा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू Px इंटू एक्स। ये Px जो है आपके पास, ये वाला पार्ट, ये बना अपने पास फर्स्ट मोमेंट, और जो हमने x लिखा है दिस x इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बना? दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू P इंटू एक्स स्क्वायर। एंड था मेरा, हाँ। तो बेटा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया फिर? P इंटू एक्स स्क्वायर। अब
जैसे हमने सीजी के केस में पढ़ा था, हमने पिछले वाले सेक्शन में सीजी को जब डिस्कस किया तो मैंने बताया कि सीजी की कैलकुलेशन दो पार्ट में लिए जा सकते हैं, दो तरीके से। एक होता है मास के टर्म्स में, एक होता है एरिया के बेसिस पे। जितनी हमारी प्लेन फिगर्स होती हैं जो हम लोग 2D सेक्शंस लेके चलते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कल, इसके अलावा स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो ये जितनी भी हमारी 2D शेप्स हैं, प्लेन शेप्स, इसमें मास तो होता नहीं है। तो जब मास नहीं होता तो हम एरिया के बेस पे लेके चलते हैं। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब कैलकुलेशंस लेके चलेंगे तो इसको हम लोग मास के बेसिस पे भी ले सकते हैं और एरिया के बेसिस पे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI can be calculated या can be considered in terms of either mass can be considered in terms of either mass और एरिया, या तो मास के टर्म्स में या फिर एरिया के टर्म्स में। तो अगर मुझे मास के टर्म्स में लिखना हो, इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास m इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एरिया, in terms of area this will be I equal to a into x square। अब एरिया वाला कब एग्जिस्ट करता है? इन केस ऑफ प्लेन फिगर्स। तो हम लोग इसमें लिख भी सकते हैं इन केस ऑफ प्लेन फिगर्स। जिनमें मास की वैल्यू 0 होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग एरिया वाले पॉइंट को ले सकते हैं। आगे बेटा यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपके इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट, अगर मास के टर्म्स में बात की जाए तो अब देखिए मास की यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस है x, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, mm स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से। तो इन टर्म्स ऑफ मास अगर कंसीडर करते हैं, इसकी जो यूनिट्स बनेंगी ये बनेंगी आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी इस तरीके से। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ एरिया, अब बेटा एरिया में एरिया इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, उसके साथ हमने डिस्टेंस का स्क्वायर दोबारा से मल्टीप्लाई किया, तो इस कंडीशन में आपके पास यूनिट्स बनेंगी मीटर रेज टू पावर 4। तो देखिए यहां से जो क्वेश्चन जनरली सेट होता है वो इस तरीके से आपसे पूछते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम पर मीटर। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूं तो इसमें क्वेश्चन ऐसे सेट होता है कि आपके पास ये दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट्स और डज नॉट रिप्रेजेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो चार ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ध्यान रखना है ये दोनों सही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमने इनर्शिया को किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया है। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया जिसमें हमने जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बात किया। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे सेकंड लर्निंग आउटकम की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मेथड्स टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करने के हम लोग मेनली टू मेथड्स फॉलो करते हैं। पहला मेथड है रुत्स लॉ। रुत्स रूल, राइट। ऐसे ही हमारे पास सेकंड मेथड आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज इंटीग्रेशन मेथड।
इंटीग्रेशन मेथड, राइट। तो पहले शुरुआत करते हैं रुत्स लॉ से। रुत्स रूल। रुत्स रूल, सबसे पहला पॉइंट ये है, ये रूल बोलता क्या है। इस रूल की स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ अ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, then moment of inertia about any axis passing through the CG can be calculated by following observations। इसने तीन फॉर्मूले दिए थे, तीन ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिनके बेसिस पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अब पहली कंडीशन क्या है इसकी, पहली कंडीशन है कि ये वाला जो रूल है ये सिर्फ सिमेट्रिकल बॉडीज की कैलकुलेशंस में यूज हो सकता है। अगर हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी तो ही हम लोग इस रूल को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते, राइट। और दूसरा इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि सिमेट्रिसिटी जो भी एग्जिस्ट करेगी वो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग भी, और जेड जेड एक्सिस के अलोंग भी। जब हमारा सेक्शन, हमारी बॉडी तीनों एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी तो हम लोग इस लॉ को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला रूल, ये वाला लॉ वैलिड नहीं रहेगा, राइट। अब जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला इसने फर्स्ट फॉर्मूला डिफाइन किया था, इट कैन बी कैलकुलेटेड आई इक्वल टू एरिया। अब एरिया की जगह मास भी आप यूज कर सकते हैं। एरिया और मास इंटू S/3 फॉर, ये बनेगा पहले वाला, फोर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शंस। सिमिलरली अगले वाला अगर बात करते हैं तो ये बनेगा आपके पास एरिया और मास इंटू S/4, ये बनेगा फॉर सर्कुलर। और इलिप्टिकल सेक्शंस। अगले वाला है आपके पास तो बेटा यहां पे हमने लिखा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शंस। इनफैक्ट ये जो अपने पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सेक्शंस बनेंगे ये बनते हैं हमेशा क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं स्क्वायर सेक्शन की या रेक्टेंगुलर सेक्शन की तो बेटा ये जो फिगर आती है, जो शेप आती है, ये हमारे पास 2D शेप आती है, तो 2D शेप में वो थर्ड एक्सिस जो है वो वैलिड नहीं हो पाएगी। तो इसकी बजाय हम लोग इसको क्यूब और क्यूबॉइड सेक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर अपना आता है आगे एक सर्कुलर और इलिप्टिकल, और नेक्स्ट है अपने पास फोर स्फेरिकल बॉडी। अब देखिए ए और एम जो है ये तो इंडिकेट करता है एरिया और मास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। कैपिटल ए इज एरिया, एस हो जाएगा आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू सेमी एक्सिस other than sum of squares of two semi-axes other than axis about which moment of inertia is to be determined। जिस एक्सिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दोनों जो एक्सिस बचेंगी आपके पास, उसमें आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेमी एक्सिस लेना पड़ेगा हाफ तक के डिस्टेंसेस को। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, एक समझते हैं पहले एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी गिवन है इस तरीके से, जिसकी विड्थ है आपके पास बी विड्थ, राइट। इसकी डेप्थ हो गई हमारे पास डी डेप्थ।
और यहाँ पे हमें इसका जो भी सीजी होगा, इसका सीजी कितने पे लाई करता है, d/2 पे लाई करता है। तो आपको इसकी कैलकुलेशंस किसके बेसिस पे लेके चलनी है, इस d/2 के बेसिस पे लेके चलनी है। तो ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे आपको सीजी को कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। तो अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है, अब अगर इसके हॉरिजॉन्टल इस प्लेन में देखें तो हॉरिजॉन्टली इस प्लेन के अलोंग सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अगर हम लोग वर्टिकली अगर मार्क करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्टिकली इसको मार्क किया, तो हमारा सेक्शन इसमें भी सिमेट्रिकल है। और अगर मैं इसके z एक्सिस को कंसीडर करता हूं तो बेटा z एक्सिस पे भी ये आ गया अपने पास सिमेट्रिकल, राइट। तो आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशंस में आपको अब इसमें फॉर्मूला क्या दिया है, आपको सीजी वाले पॉइंट को कैलकुलेट करना है। आपको लिखना है एरिया इंटू s/3। अब एक बॉडी का एरिया कितना बनेगा, एक बॉडी का एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो यहां पे आपके पास एरिया जो बन गया, ये एरिया बना अपने पास b इंटू डी, राइट। अब s क्या है, s मैंने आपको बताया सम ऑफ स्क्वायर्स। जो भी आप कंसीडर करके चलेंगे, आपको कंसीडर क्या करना है, आपको कंसीडर ये करना है कि बाकी दोनों एक्सिस के जो डिस्टेंसेस हैं उनको सम करके स्क्वायर। अब देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x डायरेक्शन, तो मैंने लिखा है यहां पे IXX। तो एरिया तो मैंने ये लिख दिया। अब देखिए x डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, x डायरेक्शन को हम छोड़ देते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं y डायरेक्शन। y डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें y डायरेक्शन में इस x डायरेक्शन से y का डिस्टेंस लें, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना बनेगा, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास बना d/2। अब z डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि डायरेक्शन में इसकी थिकनेस तो एग्जिस्ट करती नहीं है z डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन के अलोंग ये वैल्यू अपने पास कितनी बन गई, 0। तो अब आपको क्या करना है, s में हमने लिखा था सम ऑफ स्क्वायर्स, तो 0 प्लस d/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहां से इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास बनेगा b इंटू डी इंटू डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन 3। वैल्यू बन गई BD³ अपॉन 12। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी अलोंग इट्स CG x डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन लेके चलता, तो बेटा y डायरेक्शन में अगर मुझे कैलकुलेशन लेनी है, अब y डायरेक्शन में आपके पास b इंटू डी तो एज इट इज एरिया। अब y डायरेक्शन में आप इसे छोड़ दीजिए, अब y वाले को छोड़ के अगले वाला x वाले में अब ये CG का डिस्टेंस ये कितना बनेगा, दिस विल बी b/2। z में तो ये भी वैल्यू 0, क्योंकि कुछ कोई डायमेंशन है ही नहीं आपके पास z डायरेक्शन में, तो z वाले में अभी भी वैल्यू 0। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, b/2 प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d। दिस वैल्यू विल बी, अब देखिए यहां पे आपके पास बनेगा BD इंटू डी स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से वैल्यू बनी b³ d बाय 4। आपको सिर्फ देखिए यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हमने जब इसको विड्थ वाइज कैलकुलेट किया x डायरेक्शन में, तो हमने लिखा b इंटू d³ अपॉन 12। जब हमने इसको लेंथ वाइज कैलकुलेट किया, हाइट वाइज जब हमने कैलकुलेट किया, तो अब विड्थ की तरह एक्ट कौन करेगा, d। तो d इंटू b³ अपॉन 12, ये बन जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डायरेक्शन। इस तरीके से हम लोग अपने रूट्स रूल को फॉलो करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन बेटा इस मेथड के बेनिफिट कोई नहीं है, इस मेथड के लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। जैसे पहली लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है सिमेट्रिकल बॉडीज, जो कि मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन में ही बताया था, राइट। इसके साथ साथ ये बोलता है कि अभी तो हमारे पास मैंने एक 2D सेक्शन लिया, मान लो अगर ये 3D सेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो 3D सेक्शन में अगर यूनिफॉर्म थिकनेस होगी तो ये वाला रूल एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, अगर अपने पास थोड़ी सी भी बॉडी के अंदर इरेगुलरिटीज आ गई, मान लो एक कटआउट सेक्शन आ गया या कोई भी इस तरीके का सेक्शन आ गया, तो वहां पे हम s की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, s की वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कैलकुलेट करना। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली इस जो रूट्स रूल है इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इंटीग्रेशन रूल, इंटीग्रेशन लॉ को फॉलो करेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ रूट रूल्स, फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है, अभी बताया मैंने आपको, इट इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल सेक्शंस ओनली।
सेकेंड लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है, दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म थिकनेस। ऐसे सेक्शन जिनकी थिकनेस यूनिफॉर्म होगी उसमें ही हम इसे ले सकते हैं। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, इट इज वैलिड फॉर सेक्शंस हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस। थर्ड है हमारे पास, जैसे ही हमारी 3D बॉडीज कंसीडर होंगी इसके अंदर एस की कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एस। कैपिटल एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हम लोग इस रूल को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आगे जो दूसरा मेथड है वो है इंटीग्रेशन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर किया। हमारे पास जो बॉडी है, अपने पास ये कोई भी बॉडी लाई करती है जिसमें अपने पास 1 2 3 4 अप टू एन हमने इसको सेक्शंस में कट कर दिया, इक्वल सेक्शंस, राइट। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करना है। अब बेटा इसमें जो ये बॉडी की शेप है ये कोई रेगुलर शेप भी हो सकती है, कंपोजिट बॉडी भी एग्जिस्ट कर सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, कैसी भी टाइप की बॉडी ये एग्जिस्ट कर सकती है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक छोटा सा सेक्शन कट किया। लेट अस सपोज हमने एक ये छोटा सा सेक्शन लिया जिसका एरिया है हमारे पास डीए, राइट। अब ये जो छोटा सा सेक्शन है, इस सेक्शन की एक्स डायरेक्शन में अगर सीजी की बात की जाए तो सीजी की वैल्यू हम लोग वाई के रेफरेंस में लेके चलेंगे। इसका सीजी हो गया हमारे पास एक्स बार। सिमिलरली अगर हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब इसमें से सीजी की कैलकुलेशन लेंगे तो बेटा ये जो सीजी बनेगा हमारे पास ये वाई डायरेक्शन वाला बनेगा, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास वाई बार। तो मुझे अगर यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाली जो अपनी एक्सिस है इसके अलोंग, तो आई एक्स एक्स हमने लिखा। अब देखिए आपको क्या करना है, मैंने बताया था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें क्या करना था, जो भी हमारे पास एरिया है या फिर जो भी हमारे पास मास है उसका आपको डबल मोमेंट लेके चलना है। तो अब हमारे पास एरिया है डीए, इसका एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मोमेंट कैसे आएगा, जब यहां से आपको इसके सीजी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। तो अब इसके सीजी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई बार। तो मैं क्या लिखूंगा, डी ए इंटू वाई बार स्क्वायर, ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली ये आपके पास एक छोटे से सेक्शन के लिए है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो जब आपको टोटल कैलकुलेट करना होगा तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका पूरी बॉडी का एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज रिटन एज समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई बार स्क्वायर। दैट मीन्स हर बॉडी का एरिया हर बॉडी के सीजी के साथ, सीजी के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले वाले का डी ए वन इंटू वाई वन बार स्क्वायर प्लस डी ए टू इंटू वाई वन बार स्क्वायर वाई टू बार स्क्वायर, इस तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू nth। तो यहां से आएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली आगे हम लोग बात करते हैं डी आई वाई वाई। बेटा वाई एक्सिस के अलोंग जब हम बात करेंगे तो सेम ऐसे ही, अब वाई एक्सिस पे अपने पास एरिया तो अभी भी यही है, लेकिन अब की बार वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिखा है एक्स बार। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई डी ए इंटू एक्स बार स्क्वायर। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू, अगर मुझे लिमिट्स दी जाएं तो यहां से मैं इसे इंटीग्रेट करके यहां से टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास समेशन ऑफ डी ए इंटू एक्स बार स्क्वायर, ये बनेंगे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे सेकंड लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने जाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिटर्मिनेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को प्रेफर करते हैं।
आगे बात करते हैं हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम से, जिसमें हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। देखिए, ये बोलता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, Ixx and Iyy be the moment of inertia of a plane section about two perpendicular axes meeting at a point. The moment of inertia about z axis perpendicular to the plane and passing through the intersection of x and y is given by. देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास एक प्लेन है, एक सिंपल सी एक बॉडी गिवन है, राइट? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है एक्स डायरेक्शन के अलोंग और वाई डायरेक्शन के अलोंग, राइट? और ये दोनों एक्स और वाई जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट करते हैं, लेट अस वो ओरिजिन पॉइंट है अपने पास, राइट? उसी ओरिजिन पॉइंट के अबाउट जब मैं इसकी थर्ड एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा, जेड एक्सिस के थ्रू, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी, इट इज द न्यूमेरिकल एडिशन ऑफ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई. दिस इज नोन एज आई जेड जेड. दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. देखो, इसको समझिए. फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक बॉडी अवेलेबल है. आप सिर्फ इसको एक 2D बॉडी कंसिडर कीजिए. तो 2D बॉडी अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें एक नीचे वाला प्लेन एग्जिस्ट करेगा. तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात कर रहा हूं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं. वो पॉइंट हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट, राइट? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट करते हैं, जिसमें से जो भी बॉडी अपने पास ये लाई करती है, इसका एक्स के अलोंग एक्स डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स, इसका वाई के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो वैल्यू बन गई अपने पास आई वाई वाई. ये बोलता है कि उसी नीचे वाली प्लेन बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस थर्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई बोथ, और ये इसी पॉइंट से पास करेगी. मतलब x और y जिस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, ये थर्ड एक्सिस भी इसी पॉइंट से पास करनी चाहिए, एंड इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ. तो इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट इज द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x डायरेक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डायरेक्शन. मतलब आप सीधा सा ये याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन, जब ओरिजिन पॉइंट हमारे पास जो जंक्शन पॉइंट है वो सेम रहेगा. अब अगर इसी पॉइंट को डायग्राम से हम लोग इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी इसकी. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. हमारे पास एक आप देख सकते हैं ओवल शेप की एक बॉडी है. ये बॉडी अपनी एक्स वाई प्लेन के अंदर कहीं पे लाई करती है, राइट? अब जब ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी, एक्स और वाई पॉइंट जो है ये ओरिजिन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. इस पूरी बॉडी का सीजी, लेट अस सपोज ये कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे इसका सीजी लाई करता है. तो जब इस पॉइंट पे इसका सीजी लाई करेगा, तो वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका सीजी हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स बार. एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसका सीजी कितना लिखते हैं? वाई बार, राइट? तो अब एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिखते हैं आई एक्स एक्स, राइट? वाई डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है उसको लिखा जाता है आई वाई वाई. आपको कैलकुलेट करना है इस z के रिस्पेक्ट में. तो बेटा z के रिस्पेक्ट में इस p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास कितना बनेगा? यही वाला तो बनेगा. अब आपके पास z एक्सिस है, इस z के रिस्पेक्ट में आपको इसी p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. बेसिकली p पॉइंट तक क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो हमने क्या किया, इसको रेडियल डिस्टेंस r मान लिया. तो ये बोलता है कि अब ये r की वैल्यू अपने पास क्या होगी? अगर हम लोग अपनी पाइथागोरस थ्योरम को लेके चलते हैं, तो r हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? हमने लिखा बेटा आई एक्स एक्स. आई एक्सेस की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल a. फॉर एग्जाम्पल इस बॉडी का एरिया है dA, तो dA इंटू वाई बार स्क्वायर, राइट? सिमिलरली आई वाई वाई, आई वाई वाई हमने क्या लिखा? dA इंटू एक्स बार स्क्वायर. अगर मान लो मुझे z के अलोंग कैलकुलेट करना है, तो बेटा z के अलोंग अब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा dA इंटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास कितना बनेगा? ये r बनेगा, r स्क्वायर.
तो जब हम आर स्क्वायर को कंसिडर करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर की, अभी हमने ऊपर देखे क्या लिखा, एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बनेगा आई जेड जेड इक्वल टू डी ए इंटू एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली डी ए इंटू एक्स बार स्क्वायर प्लस डी ए इंटू वाई बार स्क्वायर। अब ये पहले वाला पार्ट ये बन गया अपने पास आई एक्स एक्स, आई वाई वाई। दूसरे वाला पार्ट बना आई एक्स एक्स। तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आ गया। वो कॉम्बिनेशन किसके इक्वल आया, आई जेड जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई डायरेक्शन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन। नाउ दिस इज, अभी हमने इसे क्या लिखा, दिस वाज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड जेड इक्वल टू आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। This is also known as polar moment of inertia. तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मेशन किसके बेसिस पे होगी, ये डिफाइन किसके बेसिस पे होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बेसिस पे। इसको बहुत सारे लोग आई जेड लिखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई जे और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई आर, एक ही बात है तीनों ही केसेस में। और इसको हम आई पी भी लिख सकते हैं। तो ये जो भी आपके पास आया है, आप इसको किसी भी एक पॉइंट से इंडिकेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास एग्जिस्ट करेगा, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई डायरेक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स डायरेक्शन। आप जो भी आप कंसिडर करना चाहें, आप जो भी इसकी नोटेशन रखना चाहें, आप उसी नोटेशन को रख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, और इनडायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बेसिस पे हमने एक टर्म अलग से निकाली, दैट वाज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी के साथ हमने हमारे थर्ड लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आई जी। जो भी सीजी के अलोंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन लेंगे, चाहे हम इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करते हैं या इंटीग्रेशन मेथड के अलावा अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा मेथड हमने डिस्कशन किया, दूसरा मेथड हम कौन सा बात कर रहे थे, जो हमने पहले रुट्स रोल लिया था। आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट से, किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से जो भी आप सीजी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलते हो, उसको हम लिख रहे हैं आईजी, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बोलता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी दूसरी एक्सिस पे विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड एट ए डिस्टेंस h, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। देखिए इसका मतलब समझिए, हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर, एक ये स्क्वायर बॉडी गिवन है, इसका सीजी इसके बीच में लाई करेगा। तो इसके सीजी के अलोंग आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। सिर्फ मैं इसके प्लेन की बात कर रहा हूं, आप इसको मान के चलिए ये 3D बॉडी नहीं है, 2D है, स्क्वायर है। तो इसके सेंटर में यहां जो इसका सीजी था, उस सीजी के अलोंग जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा दैट विल बी आईजी, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन बेटा मुझे आईजी की वैल्यू, मुझे एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं करना, किसी दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट करना। अब वो पॉइंट इसका बेस भी हो सकता है, बेस के अलावा अगर हम बात करते हैं, मतलब चाहे एक्स डायरेक्शन मान लो चाहे वाई डायरेक्शन मान लो, कोई भी एक पॉइंट और हो सकता है, बेस भी हो सकता है। बेस को छोड़ के किसी दूसरे बाहर की साइड कोई बॉडी, कोई डिस्टेंस यहां भी हो सकता है कि मान लो मेरा हैंड इधर है, राइट, इस हैंड के अबाउट आपको इस बॉडी का सीजी कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लेंगे फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लेंगे आईजी, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। ए हो गया एरिया ऑफ द बॉडी, राइट, और h क्या बन जाएगा, h बन जाएगा इसकी सीजी से इस गिवन एक्सिस तक का डिस्टेंस। जो भी अपने पास ये गिवन एक्सिस होगी उस तक के डिस्टेंस को आप कंसीडर करके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ h। लिखते हैं आगे इसमें, आई ए बी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी।
ऐसे ही IG जो है, IG रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो बनेगा आपके पास, ये बनेगा अबाउट इट्स CG। ए हो जाएगा एरिया ऑफ द बॉडी, अब H जो है आपके पास, H बनेगा डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस AB। AB एक्सिस के रेफरेंस में हम इसे लेके चलेंगे। देखिए, हमारे पास एक कोई भी किसी भी एक शेप की बॉडी हो सकती है जिसका इसके CG से जो डिस्टेंस है, ये हो गया इस बॉडी का CG से डिस्टेंस है H, राइट। आपको क्या करना है, आपको बोला गया है यहां पे इस बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस AB एक्सिस के अलोंग। तो जो हमारे पास AB एक्सिस है, इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन कट किया, कहीं पे भी इसे कट कर सकता है, जिसका एरिया था अपने पास DA, राइट। और इसका CG से डिस्टेंस कितना है, इसका CG से डिस्टेंस है बेटा y बार, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि CG के अबाउट हम ग्रॉस लेते हैं। तो ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे कितना बनेगा बेटा, DA इंटू वाई स्क्वायर। सिमिलरली आगे अगर बात करते हैं, तो आगे मुझे कैलकुलेट किसके अलोंग करना है, मुझे कैलकुलेट करना है AB के अलोंग। तो सेम ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर AB की बात करें, तो AB के अलोंग अब इस पॉइंट का एरिया अपने पास DA प्लस, अब इस एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। हमेशा हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेते हैं। अभी तक CG से इस बॉडी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था y बार। अब आपको इधर इसके रेफरेंस में लेना है, तो इस रेफरेंस से इस बॉडी का जो छोटा सा सेक्शन कट किया है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा, H में हमें y बार को ऐड करके चलना है। तो यहां पे वैल्यू बनेगी आपके पास ये इंटू H प्लस y बार स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे आगे। ये इंटू, अब देखिए यहां पे अपना a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो h स्क्वायर प्लस y बार स्क्वायर प्लस 2h इंटू वाई बार। आगे अपने पास IAB, दिस विल बी इक्वल टू DA स्मॉल एरिया इंटू H स्क्वायर प्लस DA स्मॉल एरिया इंटू वाई बार स्क्वायर प्लस DA इंटू 2h वाई बार स्क्वायर, राइट। सम, अब जब आपको टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, ये भी हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू के लिए हम इन सबका सम लेके चलेंगे समेशन में। IAB, तो आपके पास यहां से वैल्यू बनेगी, पहले वाला पार्ट तो एज इट इज, दूसरे वाले पार्ट में समेशन ऑफ DA इंटू वाई बार स्क्वायर, तीसरे वाले पार्ट में समेशन ऑफ DA इंटू 2h इंटू वाई। अब देखिए हम लोगों ने यहां पे सेक्शन कंसिडर किया, तो इस सेक्शन में जब आप कंसिडर करेंगे y बार, अब y बार की वैल्यू ऑलरेडी काफी कम है, राइट। जब यहां पे हम इसका समेशन लेंगे, तो बेटा ये तो समेशन अपने पास ग्रॉस के इक्वल आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू तो मैंने लिख दी IG ग्रॉस
प्लस ये वाला पार्ट, इसका जब समेशन आप लोगे ऊपर वाले पार्ट का डी ए एच स्क्वायर, तो ये अपने पास बन जाएगा एरिया इंटू एच स्क्वायर, राइट। इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वाई बार की वैल्यू है बहुत छोटी, वाई बार की वैल्यू काफी कम होने के कारण से, क्योंकि हमारे पास ये स्मॉल सेक्शन है, तो इनडायरेक्टली जब मैं इसे एरिया के टर्म्स में ऐड करना स्टार्ट करूंगा, जब हम छोटे छोटे पार्ट का एरिया ऐड करते हैं और उसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये काफी कम आती है, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी नेग्लेक्टेड टू 0। तो मेरे पास यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा फ्रॉम ए बी, दिस विल बी ग्रॉस इनर्शिया प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब भी सीजी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा तो हम इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे, राइट। और अगर हमारा सीजी को छोड़ के बाकी मान लो आपको किसी भी दूसरे पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, किसी भी बॉडी का बेस हो सकता है, उस बॉडी के अंदर कोई एक्सिस लाई करती है, बाहर कोई एक्सिस लाई करती है, कोई भी, तो उसके लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और अगर उस एक्सिस को छोड़ के किसी दूसरी एक्सिस पे कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर, तो हम लोग अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, राइट। तो बेटा यहां पे हमने जाना कि जनरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब भी डिटरमाइन करेंगे तो वो डिटर्मिनेशन कैसे लिया जाएगा। तो यहां पे हमने हमारे फोर्थ लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया है।